नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और ना हार होनी चाहिए ना थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। और तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो बताइए जल्दी से आप लोग के क्या हाल चाल हैं, आप सभी लोग कैसे हो, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, जरा आप लोग कमेंट्स वगैरह करके बता दीजिए। तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। क्लास 9th वालों, आज हम कक्षा 9 का 9वां चैप्टर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आज हम 9th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं 9th चैप्टर में क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल शायरी जो कि लिखी हुई है आपके सामने, कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे तो ये कल यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो पढ़ाई वाला दर्द होता है ये बहुत ही असहनीय दर्द होता है। काफी लोग इस दर्द को सह नहीं पाते और वो क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं। और जो लोग में इस दर्द को सहने की ताकत है, ये बहुत बड़ा दर्द होता है। और अगर आपने इस दर्द को सह लिया तो ये मान लो कि कल यही सबसे बड़ी आपकी दवा बन जाएगी, यही सबसे बड़ी आपकी ताकत बन जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर इस दर्द को सहने, कौन से दर्द को, पढ़ाई, अगर आज आप में पढ़ाई के दर्द को सहने की ताकत है, अगर आप इस दर्द को सह सकते हो, पढ़ाई के दर्द को सह सकते हो, झेल सकते हो, तो यकीनन आप कल इस दर्द को ताकत में बदल जाएगी। आपका जो दर्द है आज का, ये ताकत में बदल जाएगा। तो जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे तो कल यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस शायरी से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अब आप लोग क्या चाहते हो, मेहनत करना, इस दर्द को सहना चाहते हो या फिर इस दर्द से दूर हटना चाहते हो? बोलिए। अगर आपने इस दर्द को आज सह लिया तो कल आपका यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ठीक है ना। तो चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर। और देखते हैं नया चैप्टर का नाम क्या है। आपके सामने हम पीडीएफ खोल रहे हैं। चलो पीडीएफ आ चुकी है सामने। तो बच्चों पीडीएफ आपके सामने देखिए खुल चुकी है, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। पढ़ाने को तो मैं इसमें डायरेक्ट इस समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल बता के चैप्टर फिनिश कर दूं, लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस चैप्टर में जो जो चीजें हैं वो एक एक चीज बताऊंगा। मतलब कि इस चैप्टर का पहले परिचय होगा, उसके बाद फिर आगे चर्चा होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर का परिचय। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे, इस चैप्टर का परिचय। बच्चों क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो हम सीखने वाले हैं। तो समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो आइए थोड़ा सा हेडिंग वगैरह डाल देते हैं यहाँ पे। चैप्टर क्लास 9, चैप्टर 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर को हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो घबराने वाली बात तो है ही नहीं, आसानी से इस चैप्टर को सीखेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हो इस क्लास 9th वालों? चलिए तो स्टार्ट करते हैं समांतर चतुर्भुज का परिचय। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। समांतर चतुर्भुज का जो परिचय है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो देखिए पढ़ना क्या क्या है, मैं इस साइड में लिख देता हूं पढ़ना क्या क्या है। तो आपको पढ़ना है, सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है,
देखिए सबसे पहली चीज आपको जो पढ़नी है, पहली चीज देखिए, पहला चीज क्या करना है आपको, तो पहला आपको पढ़ना है इस चैप्टर का समांतर चतुर्भुज और ये क्षेत्रफल जो होता है ये होता क्या है। मतलब कि इस चैप्टर में पहले तो यही पढ़ना है कि आपको ये क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्षेत्रफल। फिर क्या पढ़ोगे, दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, एक ही आधार पर, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, अगला आप पढ़ोगे कि एक ही आधार पर, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। फिर पढ़ना है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, अब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज, ठीक है। अगला देखो क्या पढ़ेंगे, अब जो चैप्टर में है वो चीज अब यहां आएगा, समांतर चतुर्भुज कौन सा नंबर है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, छठा प्रमेय, छठा में आपको क्या पढ़ना है कि समांतर चतुर्भुज, ये छठा यहां शुरू है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, और लास्ट में आपका आएगा 6 नंबर के बाद 7 नंबर। 7 नंबर में आपको ये पढ़ना है प्रमेय, और लास्ट में आपका आएगा इसमें 8 नंबर, जिसमें आप लोग ये पढ़ोगे सारांश। देख लो मैंने यहां पर जो जो चीजें लिखी हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है कि क्षेत्रफल क्या है, फिर पढ़ना एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ हो गया है, ये 3 नंबर नहीं होगा, ये इस पूरी नंबरिंग गड़बड़ है। ये आपका दूसरा, पहला एक ही आधार, देखो पहला पढ़ना है क्षेत्रफल, दूसरा पढ़ना है एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, और उसके बाद तीसरा आपको ये पढ़ना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज, और फिर हमें पढ़ना है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज, और फिर पढ़ना है हमें अगला, ये हमें ये पढ़ना है
अगला हमें पढ़ना है 5 नंबर कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। 6 नंबर में हम पढ़ेंगे कि प्रमेय कौन कौन सी इसमें है, और उसके बाद 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे सारांश क्या क्या इस चैप्टर में है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है, क्या आता है सबसे पहले आता है बच्चों हमारा, देखिए पहले क्या आएगा इस चैप्टर में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, हम पढ़ के आ रहे हैं इस चैप्टर का, तो यहाँ पर लिख देते हैं परिचय। ये है आपका चैप्टर, इसमें हम पढ़ेंगे परिचय, ठीक है ना। अब हो सकता है परिचय फर्स्ट एक ही पार्ट में खत्म हो जाए या 2 पार्ट हो सकते हैं, तो जितने पार्ट लगेंगे हम उतने पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जितने पार्ट लगेंगे उतने पार्ट में कवर किया जाएगा, आप परेशान ना हो। चलिए तो देखिए पहला पार्ट आपके पास आता है बच्चों जिसका नाम है क्षेत्रफल। क्या नाम है, देखो क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चों कि क्षेत्रफल उसे कहेंगे एक सरल और बंद आकृति, कोई एक आपके पास ऐसी सरल और बंद आकृति होनी चाहिए जिसमें जिसका जो अंदर वाला पार्ट होगा, अंदर वाले का पार्ट का जो हम निकलता है उसका मान, वो होता है क्षेत्रफल। नहीं समझ में आई बात, इसकी परिभाषा क्या होती है जरा सुनिएगा कि एक सरल बंद आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उस आकृति का संगत तलीय क्षेत्र कहलाता है। इस तलीय क्षेत्र का परिमाण और माप जो होता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इस परिमाण का माप सदैव या तो फिर वो यूनिट में होता है, कोई भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। जैसे इस बात को समझो सीधा सीधा, एरिया वो होता है कि जैसा मैंने एक शेप बना दिया, कोई भी शेप, जैसा मान लो ये शेप बना दिया, ये शेप बना दिया, मुझे इसका एरिया निकालना, तो एरिया याद रखना कि एरिया जो निकलता है वो हमेशा अंदर का निकलता है, अंदर का, जिसका हमें आकार और माप सब कुछ पता होता है वही। तो हमारा अंदर जो निकलता है वो होता है एरिया, और बाहर अगर बाउंड्री की बात करते हैं तो वो होता है परिमाप। तो सीधा सीधा क्षेत्रफल का कहने मतलब ये है कि अंदर का पार्ट, अंदर का जब भी हम निकालते हैं तो वो होता है क्षेत्रफल। जैसे मैं इस रूम में हूं तो रूम का जब निकलेगा तो क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल हम उस चीज को निकाल सकते हैं जिसका लेंथ विड्थ और हाइट होता है, ठीक है ना। वैसे भी क्षेत्रफल के लिए लेंथ ऑफ विड्थ से भी काम चलता है, लेंथ ऑफ विड्थ से भी निकल जाता है एरिया, एरिया के लिए लेंथ विड्थ चाहिए। तो सीधा सीधा याद रखना कि अगर जैसा कोई जमीन है तुम्हारी, मान लो ये प्लाट है, तो प्लाट का अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ऐसी कोई जमीन होगी उसकी लेंथ पता चल जाए, ब्रेथ हम आसानी से निकाल लेंगे क्या, एरिया। तो याद रखना कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, यूनिट वो क्या होता है, हमेशा मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, या तो फिर अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो फिर अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, या फिर अगर आपके पास हेक्टोमीटर है तो हेक्टोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बात समझाए ना, यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए यूनिट स्क्वायर होता है। क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, यानी इसका जो माप होता है, इसकी जो क्या होती है, इसका जो परिमाण या इसकी जो संख्या होती है, इसका जो मान निकलता है उसकी यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर। क्योंकि एरिया कभी भी निकालते हैं पावर 2 लगता है, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या, क्या आप लोग इस बात को समझ नहीं पाए, उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अगले पार्ट पे। तो क्षेत्रफल समझ गए ना, तो कोई भी फिगर होगी आपके पास, इस तरह बना दूं या इस तरह से बना दिया जाए, ये सब क्या होते हैं, ये क्षेत्रफल होते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि भुजा का स्क्वायर। अगर पूछ लूं आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, और यूनिट जो होगा यूनिट मीटर में तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। अब देखो इसको सीखना है तुम्हें, क्या सीखना है कि एक ही आधार पर, इससे पहले एक चीज और भी सीख लो कि यदि 2 आकृतियां जो होती हैं वो आपकी क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी, तो उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यहाँ पे बता ही देता हूं, क्या बता दूं कि कोई 2 आकृतियां अगर हमारी सर्वांगसम होंगी, कोई भी 2 आकृति, यहां पर एक चीज नोट में आप लिखिएगा, नोट में कि यदि 2 आकृति, यदि आपके पास कोई भी 2 आकृति होंगी, कोई भी 2 आकृतियां, यदि कोई 2 आकृतियां सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है, तो उनके क्षेत्रफल, तो उनके जो क्षेत्रफल होंगे, क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। जैसा मान चलो कोई भी 2 आपके पास सर्वांगसम आकृतियां हैं, मान लो एक आकृति वर्ग है, एक ये, और एक सर्वांगसम आकृति इतना ही बड़ा ये है,
तो अगर सर्वांग सम है तो उसकी भुजा एकदम बराबर आएगी। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है तो ये भी 5 ही होगी। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो 5 बचा 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, इसका क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर, यानी अगर कोई भी दो आकृतियां आपके पास सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल सदैव बराबर होंगे। तो ये बात भी आपको नोट करना है। ठीक है, बात समझ आई? कोई दिक्कत यहां तक? बताओ जल्दी बोलिए। लेकिन इस बात को भी याद रखना कि अगर दो क्षेत्रफल किन्हीं का सेम है तो जरूरी थोड़े कि वो आकृतियां सर्वांगसम हो जाएं। इस बात को भी याद रखना कि यदि सर्वांगसम आकृतियां हैं तो वो क्या होंगे, उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो आकृतियां सेम होंगी, क्योंकि आकृतियां में इसी का विलोम, अब देख लो इसी का विलोम, दूसरा पार्ट इसी का, कि अगर आपके पास ये क्षेत्रफल है ऐसा कुछ और एक मैंने ये दे दिया आपके पास, ये कोई भी क्षेत्रफल है, कुछ भी है मान लो, तो इसका क्षेत्रफल अगर मान लो आ गया 25 मीटर स्क्वायर और इसका भी 25 मीटर स्क्वायर आ गया, तो क्षेत्रफल कभी कभी ऐसा भी होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इतना ही निकल के आएगा, समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल इतना ही निकल के आएगा। तो ये दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर हो गया, लेकिन क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है रे बाबा? तो ये सर्वांगसम नहीं है। इसका मतलब कि कभी भी दो आकृतियां का क्षेत्रफल बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आकृतियां हमारी सर्वांगसम होंगी। लेकिन अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल सदैव बराबर होंगे। लेकिन इस बात को याद रखना, उल्टा इसका सत्य नहीं है। क्षेत्रफल बराबर तो जरूरी थोड़े कि वो आकृतियां सर्वांगसम होंगी। देखो ये दोनों का क्षेत्रफल आ रहा है 25-25, है ना, दोनों के क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन क्या ये दोनों सर्वांगसम आकृतियां हैं? नहीं है। लेकिन अभी दूसरी आकृति बनाया था वर्ग दोनों सर्वांगसम थे तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर आया। तो इस बात को याद रखना कि यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। नोट डाउन करो, लिखो उसको। और दूसरा लिखो कि यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है तो आकृतियां जरूरी नहीं है कि हमारी क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। उल्टा इसका सत्य नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब तो समझ आ गया ना ये पार्ट। आइए अब दूसरा पार्ट पे देखते हैं। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। दूसरा पार्ट हम सीखेंगे। अब दूसरा पार्ट है आपके पास एक ही आधार पर, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। इस बात को समझो कि यदि आपके पास कभी भी दो आकृतियां हो, वो दोनों क्या हो, एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो, एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो, तो उनकी बात हम कर लेते हैं कि कैसे निकलता है। तो देखो ध्यान से, एक ही अगर आकृतियां हैं और वो दोनों एक ही रेखा के बीच हैं तो उनका कैसे क्षेत्रफल जो होता है, उनकी आकृतियां कैसे बनती है, तो उसको भी समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखो ध्यान से। अगर आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, उसने क्या कहा है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच कोई एक आधार ले लेते हैं। चलो एक मान लेते हैं ये कोई रेखा है, ये एक आधार है और एक ही समांतर रेखा। तो मान लीजिए कि दो समांतर रेखाएं हमने खींच दी है, एक रेखा ये है समांतर इसके, ठीक है ना, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और इनके बीच कहता है स्थित कोई भी आकृतियां बना दो, इनके बीच की दो आकृतियां कुछ भी। तो मान लो एक आकृति मैंने, अरे ये कहां बना दिया, यहाँ पे एक आकृति मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, और इसी आकृति पर मैंने एक आकृति ये बना दी। ये देखो, तो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैंने दो आकृतियां बनाई। एक तो मैंने ये आकृति बना दी, एक मैंने देखो ये एक ऐसा कुछ बनाया हूं ये, और एक मैंने बनाया ये। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि ये दोनों जो आकृतियां बनी हुई हैं, इनका नाम भी मैं दे देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ। आप ध्यान से देखो बच्चा इन दोनों आकृतियों को। तो ये दोनों आकृतियां दो समांतर रेखाओं के बीच बनी हैं, जिसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, इसमें देखो उभयनिष्ठ भुजा आपको कौन सी दिख रही है, उभयनिष्ठ भुजा आपको ए बी दिख रही है, ए बी है। और इसमें दो समांतर रेखाएं कौन सी हैं, मान लेते हैं इस रेखा को नाम मैं एल दे देता हूं। तो जो एल है, एल जो रेखा है, कौन सी रेखा है, जो एल रेखा है, एल ये समांतर है बेटा किसके, ए बी के, ए बी के समांतर। या आप चाहो तो यहाँ पर इसको, इस रेखा का भी कुछ नाम दे दो, इस रेखा का नाम दे दो एल एम दे दो।
तो एल जो है वो एम के समांतर भी है। तो जब दो रेखाओं के बीच देखो दो समांतर रेखाएं हो गई ना, कहता है एक ही समांतर रेखा, तो एक कोई रेखा है उसके समांतर कोई एक रेखा और है, तो उन दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच, तो मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं इन्हीं एक ही तो समांतर रेखा है, एक ही समांतर रेखा है ना, इसी के बीच देखो एक ये फिगर बना है, एक ये फिगर बना है, यानी ए बी सी डी और एक मैंने बनाया ए बी एफ ई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक ही रेखा के अंदर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भी दोनों क्या हो गए, ये दोनों समांतर चतुर्भुज कह सकते हो इनको, ठीक है ना, क्योंकि जिसका एक युग्म समांतर होता है और बराबर होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखो ये सामने वाला क्या है, दोनों बराबर है, जिसकी वजह से समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ अभी आप लोग ये देखो कि देखो ये दो आकृतियां जो बनी है वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी है, यही दो रेखा है, इसी के बीच ये वाला त्रिभुज बना है चतुर्भुज, इसी के अंदर ये वाला बना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी का। देखो मैंने ये बना दिया, एक लाइन ये मैंने खींच दिया, इसी के समांतर मैंने एक लाइन ये खींच दिया, देखो एक ही समांतर रेखाएं हैं। अब इन्हीं के बीच कहता है क्या बना देते हैं, चलो एक मैं इस बार त्रिभुज बना देता हूं, एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, ऐसे कैसे बना, उल्टा बना दिया, चल अब सही है, ये बनाया और एक मैंने बना दिया ये त्रिभुज, ये लो। अब आपको ध्यान से देखोगे तो आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज दिख गया, और एक त्रिभुज आपको और दिख रहा होगा ये वाला त्रिभुज। तो बेटा आप इन दोनों त्रिभुज को नाम दे दो, ए ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आप यहां पर देखो जो दो रेखाएं हैं, एक मान लो ये एल है, ये एम है, तो आपकी एल जो है वो एम के समांतर है नहीं, कि दूसरा एग्जांपल में ले रहा हूं, और साथ में इसमें उभयनिष्ठ भुजा आपको दिख रही है। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है जो दोनों में आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा आपकी ए बी है, ए बी भुजा जो है आपकी उभयनिष्ठ भी है ये वाली। तो देखो एक ही रेखा के बीच ना एक ही आधार पर, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आधार पर जब ऐसी कोई फिगर बनते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये समांतर रेखाओं के बीच दो क्या बने हुए हैं, आकृतियां हैं। ये क्या है, दो आकृतियां हैं। तो पहला वाला हम पढ़े थे एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियां। तो हमने सीख लिया ना आकृतियां कैसे होती हैं, एक ही समांतर के बीच कुछ भी दो त्रिभुज हो सकते हैं, एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, या दोनों त्रिभुज हो सकते हैं जैसे मैंने बनाया है ना। तो बात समझ आई कि नहीं समझ आया? ओके चलिए अब अगला पार्ट पे चलते हैं, इसी का अगला पार्ट देखते हैं। आइए अगला पार्ट क्या है कि एक ही समांतर रेखाओं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित, ये वाला देखना तीसरा वाला, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज। अभी तो आकृतियां देखे कि दो समांतर एक ही समांतर रेखाओं के बीच किस प्रकार से दो आकृतियां होती हैं। अब वो दो आकृतियां या तो क्या होंगी, समांतर चतुर्भुज होंगे या तो त्रिभुज होंगे। यहीं पर आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देख लिया जाए। ओके तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट, तीसरा यहां पर नीचे करते हैं। चलिए तीसरा पार्ट आपका है एक ही समांतर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज। क्या, समांतर चतुर्भुज। अभी आकृति देखे थे कि कोई भी एक समांतर रेखाएं होंगी एक ही आधार पर एक समांतर रेखाओं के बीच। अब हम क्या करेंगे, अब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच देखने वाले हैं कि समांतर चतुर्भुज किस तरह से होंगे, क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज को सीखना है, ठीक है ना। अब एक ही आधार और उसके बीच हम समांतर चतुर्भुज देखते हैं कि कैसे ये समांतर चतुर्भुज बनेंगे एक ही आधार पर। आधार उनका सेम होना चाहिए, तो सेम वही काम करना है। एक आपको ये ले लिए एक रेखा और एक रेखा हमने ये ले लिया, कुछ भी ले सकते हो ऐसे आप, कुछ भी, ये मान लो एक रेखा, ये भी मान लो कोई रेखा है और एक रेखा ये मान लो, ठीक है ना। अब एक ही आधार पर बना दो, तो एक मैंने बना दिया ये समांतर चतुर्भुज, ये देखो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है ना, आधार सेम होना चाहिए, तो ऐसे मैंने बना दिया, एक ये इधर को और एक ये इधर को। अब आप बेटा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखो कि आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये वाला आधार पे ये बन गया समांतर चतुर्भुज, और एक मैंने बना दिया, आप ध्यान से देखो तो एक त्रिभुज आपको ये वाला भी दिख रहा होगा, ये देखो। तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ई, एफ। तो आप देखोगे यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा कौन सी दिख रही है आपको, तो आप बेटा ध्यान से देखो तो आपको उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है, उभयनिष्ठ भुजा बराबर ए बी। आप यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा जो आपकी ए बी दिख रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको मान लो एल है, ये एम है, तो आपकी जो एल है वो समांतर किसके है, एम के, है ना। एल जो है वो एम के समांतर भी है, और हमें पता है कि यहाँ पर दो आकृतियां दिख रही हैं, दो आकृतियां कौन सी हैं, समांतर चतुर्भुज कौन से हैं,
यहाँ पर लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD व चतुर्भुज ABCD हो गया और एक ABFE समांतर चतुर्भुज है। क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि किसी भी चतुर्भुज की ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए ये दोनों का देखो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है और समांतर भी है, यानी ये वाला इसके बराबर है और समांतर भी है, ठीक है ना। और इसमें भी देखो ये इसके समांतर भी है और इसके बराबर भी है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज, तो दोनों समांतर चतुर्भुज हो गया ना। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये हो गया आपके पास एक ही आधार, देखो ना एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, देखो यही तो एक ही तो समांतर रेखाओं के बीच है स्थित समांतर चतुर्भुज, देखो दोनों समांतर चतुर्भुज है। अब तो एक चीज क्लियर हो चुका होगा ना। बताइए क्या यहां तक कोई दिक्कत थी? चलो मैंने इसको बता भी दिया था और लाइट भी कट गई थी, खैर कोई बात नहीं, हमने सीख लिया था जहां तक, उसके आगे से ये टेक्निकल इशू कभी कभी ऐसे होता ही रहता है, बल्कि कोई दिक्कत नहीं, हमने बिल्कुल सीख लिया था उस पॉइंट में, एकदम सीख लिया कि एक ही आधार पर और एक ही रेखा के समांतर स्थित दो समांतर चतुर्भुज या स्थित समांतर चतुर्भुज कितने भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी दो ही हो, एक ही आधार पर और एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच कई समांतर चतुर्भुज तुम स्थापित कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने दो ही लिए थे, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट आते हैं कि एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच अब हम त्रिभुज देखेंगे कि त्रिभुज किस तरह से बनेंगे। क्या देखेंगे? त्रिभुज देखने वाले हैं। तो चलिए एक ही आधार पर और एक ही रेखा के समांतर हम देखने वाले हैं त्रिभुज। अगला पॉइंट हमारा 4 नंबर था, आपके पास वीडियो होगा आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आइए अगला पार्ट देखते हैं इसी का, कोई बात नहीं, हट गया चैप्टर 9, ठीक है ना, परिचय चल रहा था ना। चलिए अब अगला पॉइंट हमारे पास कौन सा है? चौथा। अब आपके पास चौथा आएगा, चौथा का नाम है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। चलिए इसको भी देख लो, इसमें कह रहा है कि कोई एक ही आधार हो एक ही रेखा के समांतर, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन ड्रा करना होगा। तो चलिए हमने ये एक लाइन खींच लिया और एक ही रेखा के समांतर हमने एक ही रेखा और खींच दी, ठीक है ना। ये आपके पास एक रेखा है, मान लो L है, एक रेखा आपके पास ये भी थी, मान लो ये M है, ठीक है ना। अब इनके बीच आपको त्रिभुज बनाने हैं, तो चलिए हम त्रिभुज बनाते हैं इनके बीच। एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, ठीक है ना। देखो यही आधार पर और इसका नाम दे देते हैं, ये मान लो A है, ये B है, ये C है। अब देखो AB आधार पर मैं दूसरा त्रिभुज बनाने वाला हूँ, AB आधार पर देखो AB और मैंने ये एक त्रिभुज और बना दिया, तो ABC इसको मान लो, ठीक। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर आपको दो फिगर दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक तो आपको ये ABC दिख रहा है और आपको एक और दिख रहा है, कौन सा? ABD, देखो ABD। तो यहां पर आप ध्यान से देखो उभयनिष्ठ, यहां पर आप ध्यान से देखो उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे यहां पर? उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? उभयनिष्ठ भुजा बराबर AB, तथा हमें ये भी पता है यहाँ पर कि L जो है वो M के समांतर भी है, अतः दो त्रिभुज जो बने हैं, अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज इधर वाला ABD एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज है, ठीक है ना। देखो ना ध्यान से आप इस चीज को देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक ही रेखा है आधार और इसी समांतर ये रेखा है और इसी के बीच देखो बने हुए दो त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या है? एक ही रेखा और एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं, ठीक है ना। यही बात यहाँ पर लिखी गई और यही हमारी इसकी हेडिंग थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर जो आपके त्रिभुज ABC और ABD वो एक ही आधार AB
और इसकी समांतर ए सी ए बी और डी के स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके जो त्रिभुज है एक ए बी डी सी और एक ए बी डी, वो एक ही आधार ए बी पर तथा ए बी समांतर सी डी के ही बीच स्थित हुए त्रिभुज है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ? नो दिक्कत होना चाहिए। अगला पॉइंट बेटा आपके पास आता है चौथा। अगला पॉइंट क्या है आपका? चौथा। तो देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है। चौथे पॉइंट में आपको बेटा निकालना है, चौथा पॉइंट में आपको निकालना है, क्या निकालना चौथे में? समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला आपका पॉइंट है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस चीज को भी समझो। कहता है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले किसका त्रिभुज निकालते हैं? पहले हम निकालेंगे इसी में पहला ए नंबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। आपको पता है कि एक समांतर चतुर्भुज तो बनाना ही पड़ेगा, तो हम इधर बना देते हैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज जैसा दिखता हो। ये देखो एक समांतर चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी। कोई दिक्कत? हमने एक एबीसीडी का समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब इसका हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये फार्मूला आपको याद रखना है बेटा, ठीक है ना। माय डियर चॉकलेट, लर्न दिस फार्मूला। यहां पर हम एक काम करेंगे कि हम इसके एक परपेंडिकुलर खींचेंगे नीचे। ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम कुछ दे दें, ये डी एम दे देते हैं ना, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखना ध्यान से क्या होता है। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? तो 1/2, नहीं, इसका जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणित सिर्फ ऊंचाई होता है। क्या होता है? इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब शीर्षलंब, इसी को हम शीर्षलंब भी कहते हैं। हाँ, यहां पर आप शीर्षलंब भी लिख सकते हो। हाँ, शीर्षलंब ना, यानी कि आधार यहां पर अगर देखा जाए तो ए बी है और ऊंचाई क्या है? ए डी एम है। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लोगे कि आपका जो फार्मूला होता है किसमें का, आपका जो फार्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई का, वो ये होता है, ठीक है। बात समझ आई? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई का या आधार गुणित शीर्षलंब, ठीक है ना, चाहे ऊंचाई लिखो या शीर्षलंब। यानी कि यहां पर देखा जाए तो आधार ए बी है और शीर्षलंब ए एम है। तो आधार गुणित ऊंचाई, इस चीज को एक चीज और समझ लो, यहाँ पर आधार गुणित ऊंचाई के लिए अगर मान चलो आपके पास समांतर चतुर्भुज ये बना हुआ है, ये मान चलो बना दिया गया, इसमें हो सकता है कि ए बी सी डी, इसमें इधर से यानी लंब खींच दिया जाए यहां से, तब भी घबराने का नहीं। ये तब इसके लिए आधार क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आधार, तो इसके लिए आधार ये वाला लेना पड़ेगा बीसी को, और ऊंचाई ये डी एम मान लो यहाँ पर है, तो ये डी एम हो जाएगा। नहीं समझ में बात? यानी कि आधार वही वाला लिया जाएगा जिसके साथ ऊंचाई लगी होगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी ना बेटा। अगर मैं यहां से अगर मैं ऐसे करता तो ये आधार हो जाता ए डी और ऊंचाई फिर ये बी एम हो जाता। कोई दिक्कत? नो दिक्कत होना चाहिए बेटा, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बाद याद रखना, अब इसके बाद आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी का बी पार्ट में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी याद रखना है। क्या रखना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल भी देख लेते हैं। इसके लिए आपके पास कोई भी त्रिभुज हो, हर त्रिभुज का अलग अलग फार्मूला भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक कोई अलग त्रिभुज लेके चलेंगे जो कि सिर्फ त्रिभुज होता है, जो सिर्फ त्रिभुज होता है। क्या होता है बच्चों? त्रिभुज होता है। तो हम एक त्रिभुज अपने से इधर कुछ बना लेते हैं जो त्रिभुज सिर्फ दिखे बस और कुछ ना हो। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना। ओके, तो ये मान लो ए है, इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है।
अब हमें क्या करना है, तो इसका क्षेत्रफल ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर लिख देता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, चेंज कर लेते हैं कलम, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर से वही काम, यहां पर ऊंचाई की जगह पर आप शीर्ष लंब भी रख सकते हो, ठीक है ना, शीर्ष की जगह पे आप शीर्ष लंब भी रख सकते हो, क्योंकि ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब। तो यहाँ पर ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई नहीं होती, ये भी ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई का मतलब बेटा एकदम सीधा 90 डिग्री को ही ऊंचाई कहेंगे। ये और ये AC या BC ये ऊंचाई नहीं है। ये ऊंचाई नहीं है। तो देखो इस चीज को आपको यहां से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। तो यहां से एक मैं परपेंडिकुलर खींच देता हूं, देखो एक मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है ना। ये आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, मान लो ये CM है, क्या है CM। तो इस फार्मूले पे देखोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, दूसरे फार्मूला की बात करो तो यहां से आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ABC। देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे एरिया ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज इंग्लिश में लिखोगे तो एरिया ऑफ ABC, पीछे वाले में भी एरिया ऑफ ऐसे लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 आधार, आधार कितना है इसका AB है, AB यहाँ पर गुणा भी लगा सकते हो, इंटू ऊंचाई क्या है CM। तो ये हो जाएगा बेटा इसका एक नया फार्मूला जो कि आपके सामने है। ये फार्मूला भी है आपका और ये फार्मूला भी है आपका, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों फार्मूले पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, मतलब एरिया ऑफ 1/2 इतना। और जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू आधार गुणित ऊंचाई, यानी 1/2 हट जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत होनी चाहिए, यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद बेटा एक चीज और समझ लो कि ये जो फिगर मैंने बनाया ये फिगर कैसा भी हो सकता है मेरे लल्लू राम, ये फिगर आपका कैसा भी हो सकता है। मान लो फिगर ऐसे कुछ बना हो, ये देखो ये मैंने फिगर ऐसे बना दी, ये फिगर ये भी एक ABC ही मान लो, A है, ये B है, ये C, ठीक है ना। तो इसमें भी परपेंडिकुलर आपको एक खींचना पड़ेगा, तो एक परपेंडिकुलर यहां से खींचना पड़ेगा, यहां से इस पॉइंट से। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और इस परपेंडिकुलर को कुछ नाम दे देते हैं, BM नाम दे दो, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो यहां पर देखो इस त्रिभुज के हिसाब से एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, तो एरिया ऑफ ABC ही है, ABC। तो इस जो आधार, आधार इसलिए इसका क्या होगा AC होगा, क्या होगा, और ऊंचाई BM, क्योंकि मैं बताया था ऊंचाई जिससे सटी होगी वही उसका आधार होगा और वही वहां से वही उसकी ऊंचाई निकलेगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, क्योंकि अब इसको नहीं लेंगे क्योंकि तो लंब तो इस वाले भुजा पर है ना भाई, ये जो लंब है वो इस भुजा पर है ना। तो ये BM किस पर लंब है, AC पर, इसलिए AC हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार गुणे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। अब तो क्लियर हो चुका होगा, नहीं हुआ क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता हो गया, यानी अगर आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए तो कोई त्रिभुज, चलो एग्जांपल भी एक देख लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल कि आपके पास एक त्रिभुज है इस तरह से, हाँ ये त्रिभुज दे दिया गया और इस त्रिभुज के नाम भी दे देगा, वो A है, ये B है, ये C है। उसने कह दिया कि ये जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है, कितनी 10 सेंटीमीटर, और ये जो लंब है ये है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। तो कहेगा एरिया बताओ, एरिया ऑफ ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ABC। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप एरिया निकाल रहे हो इसका तो फार्मूला पता होगा तभी निकाल पाओगे। तो लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ ABC इक्वल टू क्या होता है, आधार मतलब BC 1/2 लगाना भूल जाता हूँ, BC इंटू ऊंचाई क्या है, इसको मान लो AM, तो AM हो जाएगा, राइट। तो 1/2 रखो, आधार BC मतलब कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इंटू AM कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना लिख सकते हो या बाद में लिखना, चलो 2 से 5 बार में कट जाएगा, 5 × 25, 25 क्या, अब देखो एरिया है ना, तो एरिया बताया था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया ना किस तरह क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है,
अगला है अब प्रमेय। क्या होती है अगला? अगला है छठवां नंबर और ये है प्रमेय। छठा नंबर पे आता है आपका प्रमेय। छठा नंबर पर हमें प्रमेय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रमेय। तो इसमें प्रमेय दो तीन है, एक 9.1, 9.2, 9.3। तो यहाँ पर हम पहली प्रमेय पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रमेय प्रमेय 9.1। ये आपकी बुक में सब प्रमेय है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, लिखूंगा बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रमेय ये कहती है कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये प्रमेय ये कहती है कि एक ही आधार, इस प्रमेय का ये कहना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस प्रमेय का यही कहना है कि यदि आपके पास कोई ऐसी चीज है, एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। चलिए एग्जांपल की मदद से देखो। चलिए मैं यहाँ पर एक रेखा खींचता हूँ, ये मैंने एक रेखा ये खींच दिया और इसी के समांतर मैंने एक रेखा ये खींच दिया। मैंने क्या कहा कि ये एल रेखा है, ये क्या है? ये वाली जो ऊपर वाली रेखा है ये आपकी एल है, नीचे वाली एम है। मैंने कह दिया कि एल जो है वो एम के पैरेलल है, ठीक है ना। अब इसके बाद इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच आपको क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना, समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो चलिए इन्हीं रेखाओं के बीच एक मैंने ये समांतर चतुर्भुज बना दिया। और एक मैं और बना देता हूं इसका समांतर। ये है ए बी, ये सी, ये डी, ए बी सी डी, ई दे दो इसको नाम, एफ दे दो। तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख गए। एक तो त्रिभुज आप देख पा रहे हो, ये वाला दिख रहा है आपको जो अभी ऊपर पड़े थे, ठीक है। और एक ये दिख रहा है आपको, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज बेटा ये दिख रहा है ये। तो आपको दो त्रिभुज दिख गए, तो यहां पर इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे तथा ए बी सी डी व चतुर्भुज ए बी ई एफ समांतर चतुर्भुज हैं। क्या है? समांतर चतुर्भुज हैं जो एक ही आधार ए बी पर बने हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ए बी सी डी होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी ई एफ। और इस प्रश्न में यही प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था। देख लो। अब मुझे बताओ कि आपको इसमें कहां नहीं समझ में आया है? आपको इसमें कहां नहीं समझ में आया? एक ही आधार पर देखो ये दो समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं, तो जब ये दोनों समांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही रेखा के बीच बने हैं, मतलब एक ही आधार पर हैं और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। तो अगर ये वाले का क्षेत्रफल मैं कह दूं 5 सेंटीमीटर है, अगर मैं थोड़ी देर कह लूं कि इसका क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दूसरे वाले का भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बाकी वही लाल की जय। क्या ये बात आपको भेजे में नहीं बैठ गई अभी? बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो आपको यह याद रखना है कि कभी भी दो रेखाएं ऐसी हों जो कि समांतर हों और उनके बीच ही स्थित हो, एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज बने हों, तो उन दोनों का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। बस याद रखना कि दोनों का यानी जो आधार है वो यही होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना, ये एक त्रिभुज ये बना दिया गया समांतर चतुर्भुज ये, और एक मैंने बना दिया ये। अब देखो दो त्रिभुज यहां पर आपको दिख रहे हैं। एक त्रिभुज आपको ये दिख गया, ठीक है, और उसके बाद एक और दिख रहा है आपको, ये यहीं से घूम गया है।
बताओ ये दोनों समांतर चतुर्भुज है क्या? तो बेटा ये दोनों समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, इसका ये वाला जो छोर है, ये वाला छोर ये वाले का यहाँ पे खत्म होता है, इसका यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये दोनों का छोर यहाँ पे अलग है, ये पूरा एक ही, ये दोनों का पॉइंट ए बी एक ही होना चाहिए, एक तो आधार दोनों का सेम ही होना चाहिए, तभी वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इस सिचुएशन में दोनों का क्षेत्रफल समान नहीं होगा। चलिए अब आते हैं आगे, अब आते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रमेय सीखते हैं, जो कि प्रमेय 9.1 का उल्टा है। तो यहां पर आप देखेंगे प्रमेय 9.1 का विलोम। अब देखते हैं प्रमेय 9.1 का विलोम क्या कहती है। प्रमेय 9.1 का विलोम क्या कहती है? विलोम ये कहती है कि यदि आपके पास क्या है, एक ही आधार पर या फिर बराबर आधार हो, उनके बीच क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो देखो ये उसी का उल्टा है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि इसमें यह कहता है कि यदि आपके पास दो समांतर चतुर्भुज बने हैं, ये इस तरह से, जो कि एक ही आधार पर और एक ही रेखा के समांतर हैं, ऐसे इनके बीच दो समांतर चतुर्भुज बना दिए गए हैं, इनके बीच दो समांतर चतुर्भुज बना दिए गए हैं, ये बना दिए गए एक समांतर चतुर्भुज और एक कोई और ऐसे बना दिया गया इधर को, ठीक है ना, ये दो समांतर चतुर्भुज हैं। देखो अब बेटा यहां पर आप ध्यान से देखो, ये दो, एक आपको ये वाला त्रिभुज समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है, और एक आपको ये वाला समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। अब उसने कहा कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। मैं यहां पर नाम दे देता हूं इनका, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, यहाँ पे लिखेंगे यदि L नाम है, ये M है, L जो है आपकी वो M के पैरेलल होगी, तथा एरिया ऑफ ABCD ये बराबर है आपका एरिया ऑफ ABEF, तब यहां पे उल्टा लिख दिया, ये चीज आपके पास नहीं दिया, ये चीज नहीं दिया है, तब यहां आएगा। इस बात को ध्यान रखना, यदि आपके पास एरिया ABCD और ये दोनों एक ही भुजाओं, देखो AB और ये दोनों एक ही रेखा के बीच, इनका आधार एक सेम है ना, यहां पर आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ भुजा बराबर AB, तथा उसने कहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यदि उसने कहा है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है दोनों का बराबर, तब हम दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर होंगी, ये चीज है। पीछे था कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर स्थित है कोई दो त्रिभुज, दो समांतर चतुर्भुज, तो उनका क्षेत्रफल बराबर। अब अगर क्षेत्रफल बराबर है दो त्रिभुज और वो एक ही रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, दोनों क्या होंगे, समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो गए, यदि उनको क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर था, इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर था, इसीलिए दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऊपर वाले में क्या था कि दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर था, तो उल्टा हो गया ना उसका, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, अगली प्रमेय 9. अगली प्रमेय आपके पास आती है अच्छा एक बात और भी याद रखना, कि अगर कभी ऐसी कंडीशन हो जाए, कोई अगर एक समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच कोई अगर एक समांतर चतुर्भुज बना दिया जाए और एक त्रिभुज बना दिया जाए, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो हमेशा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखना। नहीं समझे बात को, इस बात को समझे या नहीं समझे आप, कि यदि कोई एक समांतर चतुर्भुज है और उसी के बीच कोई भी एक ट्रायंगल बना दिया जाए। अगला देखो यहाँ पर नोट में आप इस चीज को याद रखना, आपके पास नोट मैंने बता रहा हूं यहाँ पर कि यदि आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, ये देखो यहाँ पर एक समांतर रेखा ये है, इसी के समांतर रेखा ये मैंने खींच दिया, ठीक है ना, ये इसके समांतर रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको मिलाया, ये एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है ना, और एक मैंने ट्रायंगल भी बना दिया इधर साइड में ऐसे कुछ करके। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये आपको AB, ये CD कुछ भी मान लो, और आपके पास यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया, एक त्रिभुज भी बनाया है, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, आप इसको समझ जाना, ये L है, ये M है, ठीक है ना, ये A, ये B, ये C, ये D, ये A B C D, इसको E डाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ
ए बी ई, ए बी ई का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ हाफ होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। नहीं समझ में आई बात? बात को बेटा समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है? बात को आपको समझना पड़ेगा। कभी भी ऐसा कंडीशन हो जाए कि कोई समांतर रेखाएं हैं, जैसे दो समांतर रेखाओं के बीच ही एक समांतर चतुर्भुज बना मिल जाए और एक छोटा सा ट्रायंगल दिख जाए बना हुआ उन्हीं रेखाओं के बीच, उनका आधार सेम होना चाहिए, आधार कभी ना बदलने पाए, इस बात को याद रखना। इस त्रिभुज में एक ही आधार होना चाहिए और समांतर रेखाओं के बीच होना चाहिए। तो उसका जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका आधा होगा त्रिभुज का, या यूं कह लो कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका डबल होगा समांतर चतुर्भुज का। अब अगर मैं आपसे कह दूं कोई एक ही आधार पर दो बने हुए आकृतियां हैं, एक बनी है आपकी समांतर चतुर्भुज की, एक बनी है त्रिभुज की। अब मैं कह देता हूं आपसे कि जो आपका ये आकृति बनी हुई है इसका क्षेत्रफल मैंने कह दिया कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ त्रिभुज का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर जी त्रिभुज का ये तो आधा ही होता है त्रिभुज, यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं कह दूं आपसे कि जो त्रिभुज है उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का एरिया है तो समांतर चतुर्भुज का डबल होता है, तो ये 20 है तो 40 का हो जाएगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो बाकी भाई लाल की जय। चलिए आगे आते हैं और आगे की चीजों को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो बताओ यहां तक लीजिए क्लियर हुई या नहीं? क्लियर हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट देख लो, अगला पॉइंट भी देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए अगला पॉइंट है प्रमेय 9.2। अब अगला जो प्रमेय है आपकी बी नंबर आपकी जो प्रमेय है, अब अगली जो प्रमेय है, अभी तक तो 9.1 पढ़े हैं, अब फिर 9.21 पढ़े, उसका फिर अपोजिट पढ़े, फिर यहाँ पर एक नोट में पढ़े। अब आता है आपका प्रमेय 9.2 क्या कहती है कि यदि एक ही आधार पर या बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। अब यहां पर क्या है कि यदि एक ही आधार है, यदि एक ही आधार पर एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, नहीं समझ में बात? यदि को हटा दो। इसमें ये कहना है कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। चलो देख लो इस चीज को भी। यदि आपके पास कोई दो समांतर रेखाएं हैं, मान लो एक रेखा ये समांतर है, इसी के समांतर एक रेखा ये है, ठीक है ना, एल है ये, एम है, ठीक है ना, एल और एम है, और इसके बीच कोई त्रिभुज बना दिया जाए। लो मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया, एक ही उनका आधार होना चाहिए, ये एक ही आधार पर मैंने एक त्रिभुज ये बनाया और इसी आधार पर मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया। तो देखो यहां पर आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहां पर आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज जो कि इसी आधार पर बना है। उसके बाद एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये इन दोनों त्रिभुज के नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पर लिखेंगे एल पैरेलल एम है तथा उभयनिष्ठ भुजा बराबर ए बी है। क्या है? भुजा ए बी है। अतः एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी। ये बेटा हो जाएगी आपकी ये नेक्स्ट वाली प्रमेय, ये आपकी नेक्स्ट वाली प्रमेय हो जाएगी। बताइए ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? देखो, और अगर दो त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज आ जाए, एक त्रिभुज आ जाए, तो जो त्रिभुज का एरिया होगा उसका डबल होगा समांतर चतुर्भुज का एरिया। लेकिन दो ही समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज आ रहे हैं तो दोनों का त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। अगर मैं कह दूं ये एबीसी का एरिया 55 है तो जो एबीडी है इसका भी एरिया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये मिलेंगे आपको, एक एक नंबर में क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका एरिया दे देगा, पूछेगा ये वाले का एरिया बताओ, समझ रहे हो बात को? या कहते हैं इसका एरिया दे देगा तो कहेगा दोनों के एरिया बताओ, तो दोनों का ऐड करके बता दो, काम खत्म। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमेय, अगली प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय अगली है बेटा 9.3, सी नंबर प्रमेय है।
अगली प्रमेय आपकी है 9.3 और ये है लास्ट, और इसी साथ ही आपके चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। तो कहता है एक ही आधार या बराबर आधार वाले बराबर क्षेत्रफल है तो त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। जैसा भी हमने समांतर चतुर्भुज वाला पढ़ना कि कोई दो एक ही आधार पर और एक ही रेखा समांतर, अगर कोई समांतर चतुर्भुज के स्थित मतलब एक ही आधार पर और एक ही रेखा समांतर स्थित समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, आपस में उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। फिर दोबारा हमने पढ़ा कि यदि दो समांतर चतुर्भुज हैं और उनके क्षेत्रफल बराबर है, उनका क्षेत्रफल बराबर है तो वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। फिर अभी हमने पढ़ा कि यदि कोई समांतर रेखाएं हैं उसके एक ही आधार पर कोई दो त्रिभुज बने हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। अब कह रहा है अगर एरिया बराबर है दोनों का तो वो दोनों समांतर चतुर्भुज के बीच स्थित है, मतलब इसी का उल्टा दे दिया है। तो इसी का उल्टा है कि यदि एक ही आधार, तो इसकी प्रमेय को यहां लिखेंगे, एक ही आधार या बराबर आधार, ये चीज भी लिख सकते हो, बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। बताओ ये बात समझा? यानी अब एक ही आधार पर हो बराबर आधार वाले, जो क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए त्रिभुज वाले, यानी ऐसे त्रिभुज जो कि एक ही आधार पर हो और वो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होना चाहिए, उनका वो समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। अब इसी का उल्टा है। चलो आपके पास क्या कर दिया गया, दो रेखाएं दे दी गई। एक रेखा ये है, हमें ये नहीं पता कि ये रेखा इसके समांतर या नहीं, बट ऐसा खींचेंगे कि समांतर लगे, ठीक है ना, ऐसा खींचना है आपको कि वो समांतर लगे। एल है, ये एम है, इनके बीच आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना दो कोई भी। एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, उल्टा बना दिया, ये देखो मैंने यहाँ पर ए, ए बी, ए सी, ए डी, यहाँ पर लिखेंगे यदि उभयनिष्ठ आधार, अच्छा उभयनिष्ठ भुजा या उभयनिष्ठ आधार में ऊपर भुजा लिख रहा था ना, वहां पे आप उभयनिष्ठ आधार लिख देना, क्योंकि यहाँ पर आधार बराबर ए बी दिया हुआ है। हाँ, तथा इसने ये भी कहा है कि एरिया जो है दोनों त्रिभुज का वो बराबर हो, ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी। तब आप ये कह सकते हो कि जो एल है वो रेखा एम के पैरेलल होगी। ये बताओ, आप बताओ यहां तक मुझे कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। एक ही आधार पर एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो देखो अगर इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच कोई दो त्रिभुज स्थित है तो उन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है, और अगर क्षेत्रफल बराबर है तो वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो दोनों आपको ये बात यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर आपका बेटा इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन था वो फिनिश हो गया। मैं इसको एक बार फटाक से रिकैप मरवा देता हूँ, फटाक से, मात्र 2 मिनट के अंदर। चलिए, कहां शुरू किए थे, यहीं शुरू किए थे ना। हाँ, तो देखो हमने चौथा पढ़ा था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज, तो एक ही रेखाओं समांतर रेखाओं के बीच अगर स्थित त्रिभुज होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, ऐसे कुछ बनते हैं। और याद रखना कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुज होते हैं उन त्रिभुज को आपस में क्या होता है, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। अभी हमने नीचे सीखा है ना, ठीक है। तो अब बता रहा हूं यहीं पे भी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
ये क्षेत्रफल। उसके बाद मैंने बताया था कि ऐसे ही परपेंडिकुलर हो सकता है, तो परपेंडिकुलर किसी फॉर्म को हो सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे देखो, इसके बाद यहाँ पर प्रमेय बताया। प्रमेय 9.1 क्या होती है कि यदि आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है, उसमें एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक आधार हो, आधार सेम होना चाहिए, एक ही आधार पर एक इधर घूम के जाए, उसी आधार पर दूसरा बन के आए, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। वही इसमें कहा गया है। ये विलोम हो गई कि यदि वो दोनों क्या है, उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, ये कहा गया इसमें। ये यहाँ पर भी वही चीज बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर एक ही समांतर रेखाओं के बीच, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक समांतर चतुर्भुज बना हो और आधार भी सेम होना चाहिए, उभयनिष्ठ आधार होना चाहिए AB, यानी कि दोनों का आधार एक ही होना चाहिए, और एक त्रिभुज बना हो, तो जो त्रिभुज का होगा एरिया वो इसके आधे बराबर होगा समांतर चतुर्भुज के, ठीक ना। प्रमेय 9.2 ये कहती है कि आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पर देखो, ये आधार AB पर ही देखो बन रहा है, AB पर ही एक ABC बन रहा है और एक AB पर ही ABD बन रहा है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये प्रमेय कहती है। और अगली जो 9.3 है, इसमें यह कहा गया है कि यदि दो त्रिभुज हैं, क्या है, दो त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफल बराबर हो, यानी अगर इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर हो और वो एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो, उन दोनों की उभयनिष्ठ भुजा हो, एक देखो ये बना है त्रिभुज और एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है बना हुआ ये, तो अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, ये प्रमेय में कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, क्या कहा था कि यदि आज आपने पढ़ाई का दर्द सह लिया तो यकीन मानो यही दर्द कल आपकी ताकत बन जाएगी। तो यही दर्द है मेरे दोस्त, थोड़ा सा दर्द को सह लो और कल को आपके सामने यही दर्द आपकी दवा बन जाएगी, यही दर्द आपका ताकत बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो, आपको ये चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ। और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो, और तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार TOC चैनल से दिल लगा कर तो देखो। मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।